नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों की डिमांड पर चर्चा करने वाले हैं एलटी में दिए गए हिंदी सिलेबस की। हिंदी का जो पाठ्यक्रम दिया गया है एलटी में सहायक अध्यापक में यूके ट्रिपल एससी की ओर से, बहुत संक्षिप्त में उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं और आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी इस पाठ्यक्रम को, इसे पढ़ाने, इसकी क्लासेस को लेकर के वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो देखें कि ये सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, और ये देखें कि ये 50 नंबर का है। ये तो आपको मालूम ही है 50 नंबर का है 100 नंबर में से। तो इसका जो बाकी का 50 नंबर है वो आपको पता है पार्ट 1 है, जिसमें पेडागोजी है, उत्तराखंड और भारत का जीके है और रीजनिंग है। उसकी हमारे यहाँ पहले से क्लासेस चल रही हैं, वो ऐप में अपलोडेड हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया तो वो डाउनलोड कर लें और वहां से वो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं पूरे विस्तार में, जहां लगातार आपको चैप्टर्स भी कराए जा रहे हैं, रिलेटेड एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहां मिल रही हैं। लेकिन आइए देखें, आप लोग बहुत दिनों से चाहते थे कि हिंदी साहित्य की वीडियोज आएं, और न केवल आप चाहते थे बल्कि पिछले 3-4 सालों में जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ करके आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एलटी में हैं, उन लोगों का भी दबाव मेरे ऊपर था और आप में से बहुत सारे लोगों का था जो चाहते हैं कि हमारी ओर से हिंदी साहित्य की वीडियोस बनाई जाएं। तो उन सबके दबाव में ये शुरू किया है। ये कहाँ तक आगे चलेगा इसको बताता हूँ आपको आगे, लेकिन पहले देख रहे हैं सिलेबस क्या दिया है। जब सिलेबस समझेंगे तब ये बात होगी। ये जो 50 नंबर हैं इसके लिए कुल 15 सब टॉपिक दिए गए हैं और टॉपिक दिए गए हैं, उनमें सब टॉपिक बहुत सारे हैं। जैसे उसमें भाग 1 और भाग 2, भाग अ और भाग ब में सिलेबस को बांटा गया है। भाग अ में लिखा गया है भाषा और भाग ब में लिखा गया है साहित्य, और भाग अ में ए में 7 टॉपिक दिए गए हैं, भाग ब में 8 टॉपिक दिए गए हैं, दोनों मिला करके हैं 15 टॉपिक। और भाषा में बहुत सामान्य चीजें दी हैं, पर ये टॉपिक दिखाई देने में सामान्य है क्योंकि हम इनको पहली क्लास, दूसरी क्लास से लेकर के आज तक पढ़ते ही चले आ रहे हैं। उसमें चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, वर्णमाला हो, शब्द हो, विलोम पर्याय हो और या विराम चिन्ह हो। लेकिन एलटी के स्तर पर कितने कठिन हो सकते हैं प्रश्न, वो नमूना हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए सतर्क होकर के तैयारी करने की जरूरत तो है ही है। देखें कि इन्होंने भाग अ भाषा वाले में क्या क्या दिया। एक तो दिया हिंदी वर्णमाला, एक टॉपिक है। दूसरा है हिंदी शब्द रचना, शब्दों की रचना कैसे होती है ऐसा उसमें लिखा भी गया है। सिलेबस में आगे डिटेल से देते समय शब्द बनते हैं उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर और संधि से और समास से, ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये सब चीजें उसमें दी गई हैं, सिलेबस मेरे पास है। और आगे एक शब्द भेद दिया गया है जिसमें विलोम, पर्याय और बाकी सारी चीजें आएंगी, हालांकि उनका विस्तार से वर्णन है नहीं। शब्द भेद केवल है, हाँ शब्द भेद है। रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इतिहास की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पूछा हुआ है। और फिर है वाक्य, फिर विराम चिन्ह, और फिर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, और फिर प्रयोजन मूलक हिंदी। और प्रयोजन मूलक हिंदी में अलग से दिए गए हैं 4 टॉपिक, जिसमें लिखा गया है कार्यालयी हिंदी, और उसमें अपूर्ण विराम के साथ लिखा गया है स्वरूप एवं पत्राचार। और दूसरा लिखा है हिंदी भाषा के विविध रूप, और तीसरा लिखा है हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकारिता, और फिर है हिंदी भाषा और कंप्यूटिंग। शायद ये वाला सेगमेंट आपको थोड़ा और परेशान कर सकता है, क्योंकि सामान्यतः इसमें चीजें एक तो उपलब्ध नहीं है, दूसरा उपलब्ध हैं, तो उनमें से प्रश्न कैसे आएंगे ये अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है। हम मदद करेंगे आपको। आप आज के ही वीडियो में बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि वीडियो आपको पहले मिले। इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। आगे कितना समय रहेगा और उसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मदद कर सकेंगे, इस पर कोशिश करेंगे। संभवतः हम YouTube प्लेटफॉर्म पर अधिकांश चीजें आपको दें, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कितनी संख्या में चाहते हैं कि हम उस टॉपिक को बनाएं। इस पर हम काम करेंगे। भाग ब में दिया गया है साहित्य, और साहित्य में ये 8 टॉपिक। एक तो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। अमूमन इसमें प्रश्न रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं, पर आजकल नई किताबों से भी पूछे जा रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक है काव्यांग परिचय, इसको बहुत छोटा कर दिया गया है और बड़ा साफ सुथरा लिख दिया गया है, इससे थोड़ा सा डर कम हुआ है। और एक अच्छी बात आपको मालूम है
जिन्होंने आप में से पिछली बार भी एलटी का एग्जाम दिया था उन लोगों को याद है ना, पिछली बार संस्कृत भी पूछी जाती थी, इस बार संस्कृत नहीं पूछी जा रही है। अनिवार्य योग्यता में या तो इंटर या ग्रेजुएशन में मांगी जरूर है हिंदी वालों से, पर वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये बड़े धैर्य और राहत की बात है उन लोगों के लिए जिनका संस्कृत में बहुत अच्छा काम नहीं है या बहुत अच्छी समझ या बहुत प्रश्नों के स्तर पर वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। और यहाँ देखें, इसमें भी काव्यांग परिचय को छोटा करते हुए इसमें न रीति दी है, न बिंब दिए हैं, न गुण दिए हैं, कुछ नहीं दिया। केवल ये 4 चीजें, रस, छंद, अलंकार और एक शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति वही अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वाली, और उसके भी उपभाग उनको करेंगे क्योंकि 4 दिए हैं तो उसमें गहराई से प्रश्न पूछेगा, इस बात का पूरा पूरा अंदाज है। ठीक है। हिंदी काव्य भाग 1, हिंदी काव्य भाग 2, 2 हिस्से में बांट दिया हिंदी काव्य को। पहले में भाग 1 में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तीनों कालों को रखा है, और भाग 2 में केवल आधुनिक काल को, उसमें सभी होंगे मतलब वो भारतेंदु युग से लेकर के द्विवेदी युग से होते हुए आधुनिक कविता तक आएंगे। उसमें सठोत्तरी कविता भी आएगी, उस सब की बात होगी क्योंकि आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उन सब चीजों को समझते भी हैं, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। और दूसरे में ये अगले 5वें में लिखा है हिंदी गद्य, और हिंदी गद्य के बारे में उसमें विस्तार से दिया गया है। तो लिखा है हिंदी गद्य में क्या होगा, देखें। हिंदी गद्य में लिखा गया है कि कथा साहित्य, और कथा साहित्य में नाम लिखे गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पांडे चंद शर्मा, उग्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलाचंद जोशी, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। फिर लिखा है नाट्य साहित्य, और उसमें लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अस्क, भुवनेश्वर सेठ, गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऐसे नाम दिए गए हैं। फिर लिखा है नाट्य साहित्य, और नाट्य साहित्य में भी नाट्य साहित्य में यही नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद लिखा है कथेतर साहित्य, जो कथा से इतर है, उसमें क्या निबंध, रेखा चित्र व अन्य विधाएं, जो नवीन विधाएं हैं, जिसमें रूपक भी आता है, रेडियो रूपक भी आता है, यात्रा वृत्तांत भी आता है, संस्मरण भी आता है, वो सारी बातें यहाँ होंगी। और एक दिया है 8वां ये टॉपिक, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं आप में से कुछ लोग, क्योंकि जिन्हें ये टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं, ये कहाँ से पूछा जाएगा, ये नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी काम करें। जनपदीय भाषा एवं साहित्य, इसमें उत्तराखंड की भाषाएं एवं उनके लोक साहित्य का परिचय, पूरा लोक साहित्य है, और 11 कवि और लेखक उनके नाम दिए गए हैं। जैसे इसमें नाम दिया गया है ताराकृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, जीवानंद श्रीयाल, अबोध बंधु बहुगुणा, मोहन लाल नेगी, और महावीर प्रसाद गैरोला, गौरदा, शेरदा अनपढ़, चारूचंद्र पांडे, देवकी मेहरा, और अंतिम नाम दिया है चंद्रलाल वर्मा। इस तरह से इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये एक सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस में कैसे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के स्तर क्या होंगे, जैसे आपको बहुत एक सरल बताता हूं। ये जो हमारा सिलेबस दिया गया है, बहुत सरल सिलेबस दिया गया है, लेकिन जब भी सरल सिलेबस दिया जाता है तब मेरिट जरा हाई चली जाती है, और प्रश्न बहुत सरल वाले जो होते हैं वो बड़े कठिन लगने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, ये हिंदी वर्णमाला दिया है, और इसमें हम सब जानते हैं कि इसमें स्वर और व्यंजन 2 ही तरह से हमारे यहाँ वर्णमाला है, और इनका बहुत न्यूनतम ज्ञान जो जरूरी है, लेकिन न्यूनतम ज्ञान की गहराई कितनी होनी चाहिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे करता हूं, और उन प्रश्नों के उत्तर आप यहीं कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और फिर इसकी अगली वीडियो में मैं उसकी चर्चा भी करूंगा, उन प्रश्नों की उत्तरों को भी दूंगा, और हम उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला चैप्टर जो बहुत सरल सा लगता है, आखिरकार कितनी गहराई तक है, और यदि आपने उसे अपने स्तर पर समझने की कोशिश की है तो एक बार हमारी तरह से उसे समझ कर देखिए, एक भी प्रश्न आपका गलत होना बंद हो जाएगा। इसे समझें। तो हम जरा सा इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। किन प्रश्नों की? ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न जरा प्रैक्टिस करके देखें। इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो वहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं। और अगली वीडियो में जरूर देखिएगा उनके उत्तर, अलग से कोई उत्तर नहीं आएंगे, हम आपको अगली वीडियो में ही उसका उत्तर देंगे। तो देखें, ये रहे प्रश्न आपके सामने। ये रहा पहला सवाल। प्रश्न 1, वर्णमाला है।
स्वर तथा व्यंजन ए ऑप्शन, दूसरा स्वर तथा व्यंजनों का क्रमबद्ध रूप, और तीसरा है भाषा के सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह, और चौथा है ए व बी दोनों। बहुत सावधानी से दीजिएगा उत्तर। जब भी आप उत्तर दें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही यहीं आप अपने कमेंट सेक्शन में ही लिखें। 1 से 9 तक के प्रश्न पूछे हैं और उन 1 से 9 तक के प्रश्न 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक जाएंगे तो उनमें ABCD लिखिएगा, आपके अनुसार क्या होता है। अगले वीडियो में इसका उत्तर भी आपको मिलेगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को कहा जाता है, प्रश्न 2, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरणज्ञ, व्याकरणाचार्य, व्याकरण और व्याकरण विशेषज्ञ, इन 4 में से क्या कहा जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है और हम चूंकि भाषा के विद्यार्थी हैं तो इसलिए हमें ऐसे भी से जानना होगा। व्याकरण की दृष्टि से अ है, क्या है, एक वर्ण, एक अक्षर, ए तथा बी दोनों, और न ए न बी, इनमें से कोई नहीं ऐसा, ठीक है। अगला है भाषा की इकाइयों का सही आरोही यानी असेंडिंग क्रम है क्या। यहाँ 2 तरह का प्रश्न, एक तो हमें असेंडिंग का मीनिंग समझना होगा, दूसरा इनकी जानकारी रखनी होगी कि ये ध्वनि, शब्द, वर्ण, अक्षर क्या हैं। तो पहला है ध्वनि, दूसरा शब्द, तीसरा वर्ण, चौथा अक्षर। इन्हीं चारों को अलग अलग तरह से कहा गया है। वर्ण, पद, शब्द, अक्षर, अक्षर, ध्वनि, वर्ण, पद, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द। इनमें से एक उत्तर है, दीजिएगा उत्तर। आगे प्रश्न 5, अमल शब्द में अक्षर तथा वर्णों की संख्या है कितनी। 3 तथा 3, यानी 3 वर्ण, 3 अक्षर, 3 शब्द, सॉरी, अमल शब्द में अक्षर तथा वर्ण है। हाँ ठीक है, इसमें है, इसे ठीक कर लेते हैं इस तरह से, वर्ण तथा अक्षर लिख देते हैं, तब ये ठीक हो जाएगा। ऐसे वर्ण तथा अक्षर की संख्या है, तो पहला ऑप्शन 3 तथा 3, दूसरा ऑप्शन 3 तथा 4, तीसरा ऑप्शन 3 तथा 5 और 3 तथा 6, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। छठा प्रश्न है, जिह्वा स्पर्श के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। अब 6 7 8 तरीके से हम स्वरों को समझेंगे। स्वरों को जो विभाजित किया गया, स्वरों के जो प्रकार बताए गए हैं उनको 8 आधारों पर पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे। तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। जिह्वा स्पर्श के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं वो भी लिखिएगा, आप जानते भी होंगे। हालांकि देखिए ये सब वो प्रश्न हैं जो आपको लूसेंट जैसी सामान्य किताब में भी मिलते हैं, बाकी हृदय बहारी या जो भी आप रेफर करते होंगे उन चीज़ों में मिल जाते हैं। लेकिन देखिए अब सतर्कता ये होगी कि आप गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें लिमिटेड में मिल जाएंगी, ठीक है। देखें 7वां, निम्न में से सजातीय संयुक्त स्वर है। यहाँ संयुक्त स्वर पहचानना, वो भी सजातीय, ओ, आई, ई, ए, इनमें से कौन सा। और 8वां प्रश्न है, किस वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। यह है न, ड, ढ और ठ, ऐसा। आखिरी और 9वां सवाल आज की इस सीरीज का और इस पूरे वीडियो का, जब आपके साथ सिलेबस की चर्चा हुई है तो कुछ प्रश्न जो आपके मन में आगे के लिए उत्सुकता भी लाएंगे और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। निम्न में से सघोष, अल्पप्राण, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ऐसा पूछा है। 3 कंडीशन लगी हैं, एक तो सघोष हो, अल्पप्राण हो और ओष्ठ हो। इनमें से कौन सी है, च, प, ब और म। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आप करिएगा कमेंट्स और बताइएगा कौन से टॉपिक की आपको ज़्यादा ज़रूरत है और आप हिंदी को करना चाहते हैं, ये हमें जानकारी मिलेगी। इन प्रश्नों को आप जानेंगे। आगे MCQ की भी सीरीज हम चलाएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। इसी तरह से हम लगातार आपके लिए और अच्छी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। और थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।